7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80,000 नौकरियां देने का काम किया। और विधायक जी आप तो मोदी जी से भी आगे निकल गए लगता है। जींद को राजनीतिक राजधानी से विनाश की राजधानी में ले गए आप। आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही विकास कर दिया? हमारा किसी प्रकार का जो हमें रिफ्यूजी कहा जाता है, बहुत से लोग पाकिस्तानी कहते हैं, वो गलत कहते हैं। हम रिफ्यूजी तो तब होते जैसे बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आए, दूसरे अन्य देशों से लोग आए तब हम रिफ्यूजी होते। तीनों बड़े महकमों के अंदर जो सरकार के बड़े चेहरे भी है, बड़े मंत्री भी है, क्या आपने उनको कॉल की? क्या आपने उनको बताया कि आपके विभाग के ये अधिकारी सरेआम मेरी नाक कटवा रहे हैं, सरेआम सरकार की बेइज्जती करवा रहे हैं? कि कोई भी उग्रवादी संगठन अगर किसी प्रकार का विस्फोट या कोई गलत कार्य कर देता है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेता है कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। यहाँ तो अधिकारियों को इतने दिन हो गए, कोई अधिकारी किसी प्रकार की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। मतलब वहां पे 90 विधायक इकट्ठे होते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है, एक पत्रकार आ जाए तो कोरोना फैल जाता है, और वही विधायक जब बाहर निकल के बाइट देते हैं तो वहां कोरोना नहीं होता। अधिकारी सरकार पे हैवी हैं, ये तो मैं कह सकता हूं कि आपको किस अधिकारियों को ऊपर कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती। जनता स्पष्ट तौर से जानना चाहती है कृष्णलाल मीणा किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं? हम वहां अपनी बहू बेटी को जहर दे के आगे ताकि हमारी बहू बेटी की अस्मत ना लूटे, हमारा धर्म खत्म ना हो, उस झंडे उस तिरंगे के सम्मान के लिए हम अपने यहाँ पे आए। अगर यहाँ पे कोई खालिस्तान का नारा लगाए या पाकिस्तान का नारा लगाए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये वीडियो चली है, बहुत ज्यादा वायरल हुई है, लेकिन वहां पे लोग कुछ कमेंट कर रहे थे। उनका कहना है कि एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री को जींद में बुला के एक बार इस विकास के दर्शन जरूर करवाएं। बाकी लोग क्या करेंगे, उनको क्या दे दिया, लेकिन उन लोगों ने मांगा नहीं। विधायक जी अगर आपकी बात में दम होता तो हरियाणा के मुख्यमंत्री उसी समय कहते हैं कि विधायक जी आपकी बात को मंजूर किया जाता है। आपकी बात तो उन्होंने सुनी नहीं। कोई बात नहीं, सरकार आएगी, मोदी साहब भी आएंगे 24 में भी। मतलब 2024 में? 24 कृष्णलाल मीणा को लगता है कि 2024 में मोदी सरकार आएगी। जो व्यक्ति बैठा है, कुछ लोग कहेंगे कि पार्टी के रूप में बैठे, मैं कहता हूँ चाहे वो गलत है, गलत व्यक्ति हैं जो किसानों की आड़ का सहारा ले रही है, ठीक व्यक्ति, मैं उनको ये कहता हूँ वो बैठे हैं वो किसान ही। जिनकी जनता आपको मंत्री देखना चाहती थी, वो जवाब वो भी ऐसा विधायक जिसकी अधिकारी नहीं सुनते हैं। वो जवाब आप ऊपर मांगिए, मैंने नहीं कहा, जिन्होंने कहा वो जवाब उनसे मांगिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं खास शख्सियत। आज हमारे साथ खास शख्सियत में विशेष मेहमान है जींद से बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी। स्वागत है आपका बिंदास। जी नमस्कार, जय माता की जी। विधायक जी, जींद को राजनीतिक राजधानी से विनाश की राजधानी में ले गए आप। आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही विकास कर दिया? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। जींद विकास की तरफ जा रहा है और जो पुराने गड्ढे से उनको भरने का काम किया जा रहा है। आप देखें कि जो मेरे पिताजी ने मांग उठाई थी बाईपास की, वो माननीय हुड्डा साहब के सामने भी रखी गई और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के सामने भी रखी गई, और इसी सरकार में वो बाईपास पूरा हुआ जो लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से था। और इसी प्रकार से हमारे जींद में 3 रेलवे ब्रिज बन रहे हैं, जिसमें से 2 रेलवे ब्रिज का काम पूरा हो चुका है, एक रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है, उम्मीद है कि दिसंबर तक वो भी पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 अंडर ब्रिज वो कंप्लीट हो चुके हैं, 1 अंडर ब्रिज का कार्य चल रहा है। लेकिन विधायक जी, मुझे लगता है कि शायद जिसको आप विकास बोल रहे हैं, पूरा हरियाणा उसको जींद में विकास नहीं विनाश कह रहा है। आपकी ये जींद में अंदर से पाइप गायब हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और घोटालों दर घोटालों की परतें खुलती हैं, और आप कहते हैं कि विकास हो रहा है। नहीं, जिन घोटालों की आप बात करें उन घोटालों पे आप भी नजर डालें। अगर कोई भी घोटाला मेरे सामने आया, चाहे मुझे विधानसभा की कमेटी को बुलाना पड़ा, चाहे मुझे खुद शिकायत करनी पड़ी, और मैंने विद साहब से भी शिकायत की, जो पीछे कमेटी के बारे में जिक्र आया उसमें माननीय विद साहब से मैंने शिकायत की और उसकी इंक्वायरी आ चुकी है। अब बात रही सड़कों की जो आप जिक्र कर रहे हैं, रोहतक रोड, और उस पर ऐसा हुआ, वो मैंने विधानसभा कमेटी को यहाँ बुला के, सब्जेक्ट कमेटी के पूरे मेंबर आए जिसमें 5 विधायक थे, वो आए और उन्होंने वहां की तफ्सीस की जो भी उसमें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उस तफ्सीस में ये मिली कि 3 डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और वो मामला कमेटी के सामने चला गया। अब जो भी तय होगा, जिस व्यक्ति जो व्यक्ति दोषी मिलेगा उस पर उसी प्रकार से सजा दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 9 के 9 विधायकों को बुलाया और पूरे हरियाणा के सामने जींद की बेइज्जती करवाई। नहीं, आप इसे बेइज्जती नहीं कह सकते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, उसी बात को मैंने भी किया कि अगर भ्रष्टाचार की कहीं बू आई या कहीं कोई कमी नजर आई तो उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई।
तो जो मेरा बनता था वो मैंने कार्य किया। लेकिन विधायक जी, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कृष्णलाल मिड्डा को अपना हिस्सा नहीं मिला, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। कहने वाले क्या कहेंगे इस बात से मतलब नहीं है। कहने वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम तो इंसान हैं। कहने वालों पे अगर बात करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हम ये सब बातों पे गौर करेंगे काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन विधायक जी, शायरी से काम नहीं चलेगा, धरातल पर विकास चाहता है प्रदेश। और जींद की अगर हम बात करें तो जींद के लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ आपको जिताया था और यही सोचा था कि आप शायद आपके पिताजी के पचिनों पर चलते हुए जींद का नाम रोशन करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जींद में विकास कार्य चल रहा है, आप उन कार्यों को देखिए। जो हुआ है उनको भी तो दिखाने का काम कीजिए ना। जो कार्य हो रहे हैं उनको दिखाने का काम कीजिए। जहां कमी मिली, जहां अफसरों की वजह से हमारा सिर झुक गया, उसके बारे में मुझे जहां भी शिकायत करनी पड़ी मैंने शिकायत की। मुझे कमेटी को बुलाना पड़ा तो मैंने कमेटी को बुलाकर उसका फैसला लिया। अगर मेरे मन में किसी प्रकार का पाप होता तो मैं कमेटी को क्यों बुलाता? विधायक जी, आप बीजेपी में विधायक हैं और बीजेपी की सरकार है, और आपकी सरकार के बावजूद भी आपको इतना कुछ करना पड़ रहा है। देखिए, बात, मैं जींद का विधायक हूं, सत्ता पक्ष का विधायक हो सकता हूं, आपकी बात ठीक है, मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं, लेकिन मैं जींद के लोगों ने मुझे चुना जींद के हित के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा दिया और वो विकास में जो भी कमी आ रही है उसके अनुरूप अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो उसको दंडित होना पड़ेगा। लेकिन विधायक जी, आप बार बार इशारों में कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो महकमे काम नहीं कर रहे हैं। आखिरकार उन चोरों के एक बार नाम बताएं, क्योंकि अगर आप खुलकर नहीं बोलते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर भी उंगली उठाएंगे। देखिए, ये कह सकते हो 3 महकमे कौन कौन से विशेष तौर पर भूमिका रहती है, चाहे वो यूएलबी हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो आपका बीएनआर हो। किन के महकमे, एक बार जरा ये भी बताइए। 3 महकमों के मंत्री कौन है? मंत्री कौन है? जो 3 महकमे हैं, विशेष तौर पर इन्हीं महकमों के आधार पर ही सारा शहर चलता है, चाहे वो कोई भी शहर क्यों ना। बिल्कुल, हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं पर भी विकास की बात हो, इन्हीं महकमों की बात है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो इनका मंत्री कौन है? एक बार नाम क्यों नहीं लेते? मंत्री जी का, इसमें मैं मंत्री जी के बारे में, डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं गलती तो वो कर रहे हैं, अधिकारी हैं जो गलती वो कर रहे हैं। अगर बीएनआर की बात करें तो उनके माननीय दुष्यंत साहब उनके मंत्री हैं, और पब्लिक हेल्थ की बात करें तो माननीय विज साहब, और सॉरी मुख्यमंत्री जी हैं, और यूएलबी के माननीय विज साहब हैं। तो आप ना तो हम लोग मुख्यमंत्री जी पे किसी प्रकार का दोष रोपण कर सकते, ना विज साहब पे, ना ही दुष्यंत जी पे। अगर नीचे के अधिकारी कोई गलती करते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ऊपर के मंत्रालय का या किसी का कोई उसमें फॉल्ट है। बिल्कुल, जींद से बीजेपी के विधायक कृष्णलाल मिड्डा हमारे साथ बने हुए हैं और उनको इस बात का बहुत बड़ा मलाल है कि वो विज साहब के खिलाफ नहीं बोल सकते, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नहीं बोल सकते। भले ही भ्रष्टाचार होता रहे, लेकिन विधायक जी नहीं बोलेंगे। नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि आप किस पे आरोप लगाएंगे। आपने जो बात की कि भ्रष्टाचार की, आप विज साहब पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, या माननीय मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, या माननीय दुष्यंत साहब पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे। नीचे के अधिकारी अगर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। वैसे वो विधायक जी पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, विधायक जी पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है। हाँ, बस बिल्कुल यही बात की विभाग ने कमी की। अगर मेरे नीचे का स्टाफ कोई कमी करता है तो मैं इस बात को मानता हूं कि मेरे नीचे के स्टाफ ने कमी की। जिम्मेवार आप भी है, आप भी होंगे। लेकिन आपने जो बात की, आपने भ्रष्टाचार की बात की कि इसमें भ्रष्टाचार में ऐसे उस पर वालों का नाम लिया। आप किस पे उंगली उठा सकते? किसी व्यक्ति पे उंगली नहीं उठा सकते। ना आप दुष्यंत जी पे उंगली उठा सकते हैं, ना माननीय विज साहब पे उंगली उठा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी पे आप उंगली उठा सकते हैं। मतलब भ्रष्टाचार की उंगली कृष्णलाल मिड्डा को मलाई का इंतजार है, उंगली नहीं उठाएंगे। आज भी उम्मीद है, आज भी टीस अंदर खाते कि मुझे मंत्री बनना है, मैं बात करूंगा, जिक्र करूंगा अधिकारियों के घोटाले की, लेकिन मंत्रियों का नाम नहीं लूंगा। लेकिन इसमें से आप किस व्यक्ति पे, आप क्या विज साहब पे दोष लगा सकते हैं इस बात का, या माननीय मुख्यमंत्री जी पे इस बात का दोष लगा सकते हैं? विधायक जी बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 साल से लगातार घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। आप विधानसभा में इतनी आवाज उठाते हैं, जींद के विकास की बात करते हैं, तो भला घोटालों की बात क्यों नहीं करते? आप उनके सामने विधानसभा में खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि विधायक जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपने यह घोटाला किया है? क्यों नहीं कहते? मैंने इन घोटालों का जिक्र किया, तभी तो मैं विधानसभा कमेटी की मीटिंग लेकर आया, तभी तो मैं वहां पर रोड पर जाकर, जहां पे फॉल्ट होता है वहां पर जाकर खड़ा होता हूं कि अधिकारी इस प्रकार का काम नहीं करते। ये भी तो आप देखिए ना। अगर मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे घर में चोरी हुई है, इससे बड़ी बात और क्या कहूंगा? इसमें अधिकारी सारे मिले हुए, मैंने बात की ना, जहां पे इस प्रकार का दोष मिल रहा है वहां पे मैं कह ही रहा हूं।
अगर मेरे मन में पाप होता तो मैं ऐसा क्यों कहता? कृष्ण लाल मिड्डा अधिकारियों को आतंकवादियों से भी गया गुजरा बताता है, ऐसी क्या नौबत आने पड़ी? आपको नहीं लगता कि जिन अधिकारियों से आपको काम लेना होता है उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं? आज आप बात सुनिए, ये आज से 2 महीना पहले जो मैंने आपका विधानसभा सत्र से पहले रोहतक रोड पर कमेटी को लाया गया, बिल्कुल, और कमेटी ने देखा वहां पर 3 विभाग जिसमें यूएलबी, पब्लिक हेल्थ और बीएंडआर जी, तीनों मिले हुए थे। उन तीनों का कार्य था। उन तीनों ने एक बात को बिल्कुल भी नहीं माना कि ये हमारा फॉल्ट है जी। जो कमेटी आई थी उन्होंने कागज एकत्रित किए और वहां से वो चले गए कि इसका फैसला हम बाद में करेंगे कि किस विभाग की गलती है। वो सत्र शुरू हो गया। सत्र होने के बाद अब जो मीटिंग बैठेगी उससे नेक्स्ट मीटिंग में मुझे उम्मीद है कि इस विषय के ऊपर चर्चा होगी कि क्या होगा और जो अधिकारी दोषी मिलेगा उसको सजा मिलेगी। अब इसी प्रकार से आज से लगभग 1 महीना पहले JD7 के ऊपर वैसा ही हो जाता है, जिसमें ये लोग चौथा विभाग इरिगेशन को और साथ में जोड़ देते हैं। कहते हैं कि ये पानी जो विस्फोट हुआ, जो वो सड़क फूटी, तो उसका कारण इरिगेशन है। इरिगेशन को बुलाते हैं तो इरिगेशनों ने कागज दिखा दी कि 2002 के अंदर हमने इनको ये सब इनको समर्पित कर दिया, हमारा इसमें कोई रोल नहीं रहा। अब फिर वही 3 विभाग रह गए, बीएंडआर, पब्लिक हेल्थ और यूएलबी। लेकिन कृष्णलाल मिड्डा उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैं तो बोल ही रहा हूं एक बात, और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यही तो बोल रहा हूं कि तुम तीनों विभागों में से किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं ली कि ये हमारी वजह से हुआ या यूएलबी की वजह से हुआ या बीएंडआर की वजह से हुआ। कोई व्यक्ति तो ये माने कि जो ये फॉल्ट आया हमारी वजह से आया। तो मैंने आपकी बात को पूरा करता हूं, आपकी बात पूरा। आपने जो उग्रवादियों का शब्द किया, मैंने ये कहा कि कोई भी उग्रवादी संगठन अगर किसी प्रकार का विस्फोट या कोई गलत कार्य कर देता है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेता है कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। यहां तो अधिकारियों को इतने दिन हो गए, कोई अधिकारी किसी प्रकार की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। मेरी इसमें 2 राय हो सकती है, 2 मत हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही मत है, जींद का विकास। अगर कोई व्यक्ति या कोई डिपार्टमेंट बात नहीं मानेगा, ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगा, तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। उसको चाहे मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को कहूं या किसी भी माध्यम से कहूं, उसको अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी हर हाल में। विधायक जी, आपका जो गुस्सा था पूरे प्रदेश ने देखा और कहीं ना कहीं आपकी जो कार्यप्रणाली थी वो हर किसी ने सराही भी। लेकिन एक बात यहां पे हर किसी के मन में आती है कि जब आप अधिकारियों को ये कहते हैं कि आपसे तो आतंकवादी भी अच्छे हैं जो जिम्मेवारी लेते हैं, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि पूरे प्रदेश में आपके इलाके में ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, ऐसा गड़बड़ झाला हो रहा है, तो आप भी जिम्मेवारी लें कि हाँ मेरे अंदर कमी रही है या मेरी सरकार में कमी रही है। मैंने कहा वहां पे कि मैं अपनी कमी लेता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूं कि तुम लाए जैसे अफसरों के ऊपर मैं विधायक हूं, इस बात की जिम्मेवारी मैंने ली है। कल मैंने इस बात की जिम्मेवारी ली। आपने देखा होगा, अगर आपने वो फुटेज नहीं देखी तो आप फुटेज देखिए। तीनों चारों विभागों के जो व्यक्ति आए हुए थे, जो अफसर आए हुए थे, वो आपस में एक दूसरे को नोच रहे थे। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तो मुझे और क्या करना चाहिए? मतलब कि अधिकारी जो है, अधिकारी लोग भी आज सरकार के ऊपर हैवी है। आप एक बात आपके सामने ही लड़ रहे थे। बिल्कुल, मैं आपके साथ, और तो मुझे उसके अलावा और शब्द क्या कहना चाहिए था? कोई भी व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, कोई डिपार्टमेंट अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, तो मुझे उसके ऊपर और क्या कहना चाहिए? यही तो कहना चाहिए था कि तुमसे बेहतर तो वही है जो अपनी गलती को मानते हैं, या हमने किया एक जिम्मेवारी उठाते हैं। विधायक जी, अगर जो वहां पे रोल था वास्तव में काबिले तारीफ है। विलास हरियाणा निश्चित रूप से अपनी तरफ से जींद के विधायक कृष्णलाल मिड्डा को उस कार्य प्रणाली के लिए, उस कार्रवाई के लिए बधाई देता है, लेकिन साथ ही साथ यह सवाल भी पूछना चाहता है कि जब आपको पता है कि तीनों बड़े महकमों के अंदर जो सरकार के बड़े चेहरे भी है, बड़े मंत्री भी है, क्या आपने उनको कॉल की? क्या आपने उनको बताया कि आपके विभाग के ये अधिकारी सरेआम मेरी नाक कटवा रहे हैं, सरेआम सरकार की बेइज्जती करवा रहे हैं? जब मैं विधानसभा कमेटी की मीटिंग कमेटी को लेके आया तो नेचुरल है कि उन तीनों अधिकारी, जितने उनके डिपार्टमेंट के अधिकारी जो अगली मीटिंग में आएंगे, वो उनको हमारे को सुनना पड़ेगा। जो बात हम रखेंगे, मेरे बात रखने से कुछ भी नहीं होगा वहां पे। एक बात को मानिए, जो 4 विधायक हैं वो खुद इस बात को प्रूफ करेंगे कि हम जींद के अंदर गए कि कृष्णलाल मिड्डा के विधानसभा क्षेत्र में इतने ज्यादा हालात इन तीनों डिपार्टमेंटों की वजह से खराब है। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी तय करना सुनिश्चित नहीं कर रहा। अगर जो आज से 1 महीना पहले जो ये घटनाकारी क्रम हुआ है, अगर कोई भी विभाग अपनी गलती मानता कि किसी तरह से गलती हो गई, तो उसको दुरुस्त करके उसको ठीक करना चाहिए था। ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट अपनी गलती ही नहीं मान रहे। विधायक जी, यहां पर तो गलती नहीं, गलता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कल का घटनाक्रम होने के बाद वहां पे रात शाम को ही कार्य शुरू हो जाता है।
अब भी तो विभाग कर रहे हैं, वो तीनों बैठ के कर रहे हैं या अकेला कर रहे हैं, अब भी तो कार्य कर रहे हैं। अगर आप वहां से आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहां का कार्य प्रारंभ हो गया। मतलब एक बात तो तय है, विधायक जी को अब लगने लगा है कि अधिकारी सरकार के ऊपर हैवी हैं। देखिए, अधिकारी सरकार पे हैवी हैं, ये तो मैं कह सकता हूं कि आपको किस अधिकारियों को ऊपर कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती। हम उनको किसी भी बात को समझाते हैं कि आप इस कार्य को करो, ना जाने उनके दिल दिमाग में क्या है, मैं नहीं कुछ कह विधायक जी सकता। बिल्कुल, आज पहली बार आप दिल खोल के बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दिल खोल आपको के कह रहा अपनी हूं भावनाएं कि जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि आप कभी मुख्यमंत्री को भी कहते हैं, उप मुख्यमंत्री को भी कहते हैं, अनिल विज को भी कहते हैं कि आखिरकार आपकी सरकार में ये हो क्या रहा है, कानों पे जू तक नहीं रेंग रही अधिकारियों के। जब कमेटी अपना फैसला सुनाएगी और आप मानते हैं कि जो विधानसभा कमेटी है जो अपना फैसला सुनाएगी, जिन भी अफसरों के नाम आएंगे वो तीनों डिपार्टमेंटों के व्यक्ति हैं, जो तीनों डिपार्टमेंट माननीय विज साहब के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और माननीय दुष्यंत जी के पास है। वो अपने आप उनको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। हालात इतने खराब हो चुके, उनको समझ आ जाएगी। जींद में एक जगह ऐसा हो जाता तो मान लिया जाता कि कहीं लापरवाही छोटी मोटी रहेगी, कोई भी कारण रहा, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तीन चार जगह ऐसा हो रहा है तो नेचुरली कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि बिल्कुल ही अनदेखा किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है अफसर अपने घर बैठते और अपने छोटे कर्मचारियों को भेज के कार्य करवाते हैं। जींद की जनता ये भी जानना चाहती है कि विधायक जी को जब कोई घटना घटित हो जाती है, जब पोल पट्टी खुल जाती है, तब विधायक जी को मौका क्यों याद आता है? उससे पहले क्यों नहीं जाते हो चेक करने इससे पहले भी बहुत विधायक आए, कोई कभी गया नहीं। मैं जा तो रहा हूं और मैं जहां पर भी काम चलता है वहां जाता हूं। मेरे भी बाहरी कार्य चल रहा है 1 रुपया चौक का, वहां पे एक रात को मैं 11-12 बजे के करीब आया तो मैंने देखा वहां सारा ईंट से बना रहे थे। मैंने उसी समय उसको रोका और मैंने कहा ये सीसी का बनेगा, कोई भी छोटा मोटा ट्रैफिक इस ईंट को तोड़ देगा। तो वो सीसी का, अब आपके जाते हुए देखिए सीसी का बन रहा है। मतलब कृष्ण मिड्डा की रात की नींद भी उड़ गई। कोई चीज अगर मेरे संज्ञान में आती है या मुझे पता लग जाती है या मैं खुद देख लेता हूं, उसको मैं ठीक करने का काम करता हूं। अब 24 घंटे अगर मैं पाइपलाइन के साथ चलूंगा तो फिर अफसर क्या करेंगे? फिर मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं। जहां जहां पाइपलाइन बिछ रही है मुझे उसके साथ साथ चलना चाहिए। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी, सरकार इन अफसरों को पैसा देती, कहीं तो कहीं जिम्मेवारी बनती होगी। और नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, भगवान के सामने जाएंगे, कोई तो जवाब देना ही पड़ेगा। विधायक जी, आपकी ये वीडियो चली है, बहुत ज्यादा वायरल हुई है, लेकिन वहां पे लोग कुछ कमेंट कर रहे थे। उनका कहना है कि एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री को जींद में बुला के एक बार इस विकास के दर्शन जरूर करवाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर बात करूंगा क्योंकि उनके संज्ञान में भी ये मामला आ चुका होगा। मैं इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और इससे संबंधित जो मंत्री हैं उनसे भी बात करूंगा। क्या आपको लगता है कि मेरे मन में टीस नहीं है? मैं नहीं चाहता कि जींद सुंदर बने, जिसमें मेरे पिताजी की भी इच्छा रही होगी कि वो भी चाहते थे कि जींद एक अच्छा बने। फिर भी विपक्ष में रहते हुए जितना अच्छा कर सकते थे उन्होंने किया। मेडिकल कॉलेज चाहे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनको सौगात के रूप में दिया मेरे पिताजी को, लेकिन आज उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो लगभग 3 साल का समय है और वो लगभग 5-1 महीने इस कार्य को प्रारंभ हुए हो चुके हैं और L&T कंपनी इसको बना रही है। वो उम्मीद है कि वो समय अवधि में ही उसको पूरा करेगी। विधायक जी, आपने विधानसभा में काफी सारे मुद्दे उठाए थे, जींद के विकास की बात भी करी थी। लोगों को उम्मीद थी कि अब बहुत जल्द विकास गति पकड़ेगा। आखिरकार कब तक जींद की जनता इस विकास को देख पाएगी? देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दिसंबर तक काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। और जो मेरे मुद्दे थे वो मुद्दा आप देख सकते हैं कि ठीक है। मैं एक बात ये भी मानता हूँ कि सड़कें गलियाँ रूटीन वर्क है, 2 साल 3 साल की अवधि होती है, टूट जाती है, बन जाती है, सरकारें आती रहेंगी, बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसा अलग से जो हम जींद की सौगात दे सके। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जिक्र किया था कि भाखड़ा का पानी लाया जाए। सारा शहर ट्यूबवेल्स पर चलता है जी, और भाखड़ा का पानी के लिए सहमति भी हो गई और उसकी ज़मीन के बारे में जो मीटिंग थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मीटिंग को भी लिया। और जो बड़ौदी गांव के पास में, जो बड़ौदी गांव के मेन रोड पर ही लगभग 45 एकड़ ले लिए गया। उनको 40 लाख रुपए पर एकड़ का मुआवजा उस किसान को मिलेगा। और अभी हाल में कुछ और किसानों ने जगह देने की बात की है, जो बीच के 5-10 किले हैं वो भी मिल जाएंगे, ताकि बाय चांस आगे उसको बढ़ाने का कभी प्रपोजल रहे 20 साल 50 साल में तो बन सके, ऐसी जगह का भी विचार बनाया जाए। विधायक जी, आपने जिनके विकास की बात की है, आपको नहीं लगता जिस प्रकार से आपके मन में ये टीस है
ऐसे ही प्रदेश के लाखों युवाओं के मन में भी टीस है कि जब 2 साल के बाद 3 साल के बाद एक बार परीक्षा होती है और वही पेपर कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होती है। देखिए, पेपर जो लीक हुआ, मैं ये मानता हूँ बहुत गलत है। पेपर लीक कहीं ना कहीं किस अफसर ने किया या कैसे किया गया, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और उसकी इंक्वायरी हो रही है। J&K तक उसके तार जो मिले हैं उनको पकड़ा जा रहा है। इस बात को ले तो मैं भी मानता हूँ कि गलत है। लेकिन विधायक जी, एक राज्य से दूसरे राज्य का जब मामला आता है तो उसको सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाता है, क्यों नहीं करवा रहे सीबीआई को भी सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर इसमें काफी हद तक माननीय मुख्यमंत्री से पीछे बात हुई, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने इस बारे में कहा कि लगभग 60-70 पैसे ये जो प्रॉब्लम है सोल्व हो चुकी है, जल्दी सारी सामने आ जाएगी कि कौन कौन लोग इससे मिले हुए हैं तो उनको दोषियों को सजा मिलेगी। मैं स्वयं मान रहा हूँ। लेकिन आपने जो कहा कि बेरोजगारों को, युवाओं के, उससे आप ये देखिए, पहले माननीय हुड्डा साहब की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल में करीबन 65,000 नौकरी देने का उस सरकार ने काम किया 10 साल में। 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80,000 नौकरियां देने का काम किया। और विधायक जी आप तो मोदी जी से भी आगे निकल गए लगता है। नहीं, आप देख सकते हैं, ये तो आपको आगे निकलने वाला विषय नहीं। और मैं मोदी साहब से क्यों आगे ड्राइंग टीचर आपने हटा दिए, आपने पीटीआई आपने हटा दिए, और पिछले 14 साल से टीजीटी एसएस की एक भर्ती नहीं निकली, मैथ की पोस्टें नहीं निकली। बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिनमें एक भी भर्ती नहीं निकली और आप कह रहे हैं कि ड्राइंग टीचर और जिनकी बात कर रहे हैं, ये पूर्व की सरकारों ने जो खेल खेला था वो सबके सामने आया। पूर्व की सरकारों में बहुत से केस आज भी कोर्ट में चल रहे हैं नौकरियों को लेके। और अगर मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगता है कि पेपर लीक हो गया तो उसको रद्द करवाने का काम करते हैं। ये आपके सामने है। मतलब 1 बार 2 बार 10 बार 28 बार पेपर लीक। देखिए, मैंने इस बात की तो निंदा की है कि जो हुआ गलत हुआ। विधायक जी, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मुझे याद है जब आप विपक्ष में होते थे या आपके पिताजी होते थे, तो जब भी युवाओं का कोई मुद्दा होता था तो आप तुरंत सड़कों पर निकल जाते थे। एक बार अब भी निकलिए, युवाओं का साथ दीजिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए कि मैं सरकार से लड़ूंगा और युवाओं के साथ कृष्णलाल मिड्डा साथ देगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री, जब भी युवाओं के रोजगार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, मैं पूर्ण रूप से इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करता हूँ। और अब आप जो ये विषय कह रहे हैं, आप ये देखिए ना कि पूर्व की सरकार ने 10 साल में जितनी नौकरी निकाली उतनी ही सरकार 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरी देने का काम किया। और आगे मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी 40 से 50,000 नौकरियां हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी। विधायक जी, आपका दावा कितना सच है ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन हम विधानसभा की बात करेंगे। विधानसभा में आपने एक मुद्दा उठाया था रिफ्यूजी का। हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपके मन में यही बात क्यों आई? देखिए, ये एक मेरे मन में नहीं है, ये बहुत से लोगों के मन में बात है। 1947 का मैं तो गदर ही कहूंगा। 1947 का जो पार्टीशन हुआ, जो गदर हुआ, उस गदर में हम भारत के उस हिस्से से इस हिस्से में आए और यहाँ से कुछ लोग जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, वहां चले गए। वहां पे ये हुआ कि जो हिंदू है अगर उधर जाना चाहे हिंदुस्तान में तो वह रह सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान है, मुसलमान रहेगा जी। तो यहाँ से भी मुसलमान भाई हमारे बहुत से पाकिस्तान गए। लेकिन उसमें हमारा किसी प्रकार का, जो हमें रिफ्यूजी कहा जाता है, बहुत से लोग पाकिस्तानी कहते हैं, वो गलत कहते हैं। हम रिफ्यूजी तो तब होते जैसे बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आए, दूसरे अन्य देशों से लोग यहाँ आए, तब हम रिफ्यूजी होते, शरणार्थी होते। हम तो बंटवारा हुआ, 2 भाइयों का बंटवारा हुआ, एक बंटवारे में हमारे इधर की जगह मिल गई, इधर वाले लोगों को उधर की जगह मिल गई, वो दोनों शिफ्ट हो गए। हम रिफ्यूजी कहाँ से हुए? हम पाकिस्तानी कहाँ से हुए? पाकिस्तान बना तो हमारे इस पार्टीशन के बाद बना। हम पाकिस्तानी। आपको नहीं लगता कि आपकी बातों में बेईमानी है? अगर आपको रिफ्यूजी कहते, पाकिस्तानी कहते, तो आपको जींद का ताज क्यों पहनाते? नहीं, आप बात को समझे नहीं। आज भी कहा जाता है, लेकिन आज भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 36 बिरादरी के लोग वहां से इस तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि कोई भी ऐसी आज तक कोई जगह नहीं बनी कि जहां पर सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग रहते हो। वहां पर राजस्थान था तो राजस्थान का आज पार्ट हमारे हिंदुस्तान में भी है। पंजाब, आज आधा पंजाब हमारे पास भी है और आधा पंजाब पाकिस्तान में भी है। इसी प्रकार से आधा गुजरात आज हमारे पास है तो आधा गुजरात उधर भी है। जहां जिसको जगह मिली, जो भी व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए इधर आ सकता तो वो आया। उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम लोगों ने कभी आरक्षण की मांग नहीं रखी।
एक्चुअल में तो उजड़ के हम लोग आए थे, हम लोगों को मिलना चाहिए था आरक्षण। मिल गया आपको, जींद का ताज मिल गया। ये अलग विषय है, ये आरक्षण की बात नहीं है। तो बाकी लोग क्या करेंगे, उनको क्या दे दिया, लेकिन उन लोगों ने मांगा नहीं। विधायक जी, अगर हम आपकी लोगों ने- बात में दम होता तो हरियाणा के मुख्यमंत्री उसी समय कहते हैं कि विधायक जी आपकी बात को मंजूर किया जाता है। आपकी बात तो उन्होंने सुनी नहीं। कोई बात नहीं है। ये बात मैंने प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए रखी है, कोई एक कम्युनिटी के बारे में बात नहीं रखी। जो उस समय में उस हिस्से से, भारत के इस हिस्से में आया, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का रहा हो। बहुत से अग्रवाल समाज के लोग आए, बहुत से जाट भाई आए जो आज राजस्थान में है। इसी प्रकार से बहुत से अग्रवाल समाज के लोग जो आज भी गुजरात में, इसी प्रकार से अनेक जातियों के आए, चाहे वो वाल्मीकि समाज से रहे हो, चाहे कोई भी रहो, जिन्हें ये पसंद था कि हम हिंदू धर्म को पसंद करते हैं, वो इधर आए। कृष्ण लाल जी, अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार आपके ऊपर हैवी होता रहा है और विधानसभा में भी उन्होंने लगातार आवाज उठाने की कोशिश की थी कि हरियाणा में ये घपले हुए, ये घोटाले हुए। देखिए, विपक्ष के पास आज कुछ भी नहीं है। विपक्ष तो बिल्कुल ढेर हो चुका है। विपक्ष के पास वही रोते रुवाते मुद्दे और कुछ नहीं, बार बार उन्हीं मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष कर रहा है। विपक्ष कोई अच्छी भूमिका नहीं निभा रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम किसी भी विषय में बात करने को तैयार है, तो विपक्ष उस पर बात ही नहीं करता। वो वाई काट करके बाहर जाने का काम करता है। कोई एक विषय है जिस पर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, किसी में भी नहीं। आप देख सकते हैं विधानसभा में क्या हालात है। वो जब लगता है कि हमको जवाब नहीं है, तो शोर शराबा करके वो बाहर जाने का काम करते हैं। आपकी सरकार में तो ये भी कहा जाता कि किसी को बोलने नहीं दिया जाता। कैसे नहीं बोलने दिया जाता? विधानसभा में कौन किसी को रोक सकता है? ये तो जो भी व्यक्ति आपको कह रहा है, चारों तरफ मीडिया लगा हुआ है, चारों तरफ मीडिया बता रहा है, किसको बोलने से रोका जाता है? विधायक जी, मीडिया को पहली बार इतिहास में रोका गया है। विधानसभा परिसर में उनकी एंट्री नहीं थी। नहीं, अगर देखिए विधानसभा में उनके वो कोरोना को लेके जैसा बनाया गया सिस्टम, वो भी आपको पता है कि किसी प्रकार से, मतलब वहां पे 90 विधायक इकट्ठे होते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है। एक पत्रकार आ जाए तो कोरोना फैल जाता है, और वही विधायक जब बाहर निकल के बाइट देते हैं तो वहां कोरोना नहीं होता। आपकी ये बात को भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम करूंगा। ये भी मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ऐसा किया गया तो गलत किया गया। मीडिया को आने देना चाहिएगा, ठीक है, जगह नहीं, उनको ऊपर गैलरी में बिठाया जाए, कहीं पर व्यवस्था जो की भी जा सकती प्रोसेस बन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। विधायक जी, सबसे ज्वलन मुद्दा हरियाणा में जो ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, वो है किसानों का। आपको भी गांव में, गलियों में, शहरों में नहीं घुसने दिया जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं प्रत्येक गांव में जाता हूं और मैं 2007 से गांव से जुड़ा हुआ हूं, और प्रत्येक गांव में मेरे और मैंने पिताजी के साथ गया हूं। और मैं इस बात के लिए तो मैं भी मानता हूं कि मेरे किसान भाई दुखित हैं, चिंतित हैं इस विषय को लेकर। लेकिन ये आला कमान का फैसला, ये बैठकर आपस में कोई समाधान निकालें, कुछ शर्तें इनकी मानी जाएं, कुछ सरकार की मानी जाएं, बैठ के बीच में इसका फैसला हो जाना चाहिए। ऐसा तो मैं अपनी निजी राय रखता हूँ। बिल्कुल निजी राय है, लेकिन विधायक जी, जनता स्पष्ट तौर से जानना चाहती है कृष्णलाल मीडा किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ है? देखिए, ये शब्द आप मीडिया वाले उलझाने का काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट देखिए, ये प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की जनता आपको सुन रही है, देख रही है। मैं तो इस विषय के क्या कहूँगा, पूरा देश, समूचा देश ये जानता है कि किसान हमारा पेट भरता है। लेकिन कहीं थोड़ा सा झुकना किसान को चाहिए, कहीं किसान को झुके और कहीं सरकार झुके, मिलके इसका हल निकल जाएगा, हल निकालना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने जो बात कही, प्रत्येक समूचे देश का व्यक्ति ये जानता है कि किसान हमारा अन्नदाता है। और बैठ के, और ऐसा क्या हुआ कि अब कृष्णलाल मीडा को देश का अन्नदाता नजर आता है, और वही जब सरकार के सामने नंबर बनाने की बात आती है तो वही खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी नजर आता है? ये बात जो आप कह रहे हैं, देखिए, अगर कोई खालिस्तान का नारा हिंदुस्तान में लगाए तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिस देश की रक्षा के लिए, जिस देश के सम्मान के लिए हम वहां अपनी बहू बेटियों को जहर दे के आगे, ताकि हमारी बहू बेटी की अस्मत ना लूटे, हमारा धर्म खत्म ना हो, उस झंडे, उस तिरंगे के सम्मान के लिए हम अपने यहाँ पे आए। अगर यहाँ पे कोई खालिस्तान का नारा लगाए या पाकिस्तान का नारा लगाए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन 9 महीने हो गए, किसानों को लेकर से कब लगा विधायक जी? किसानों को लेकर ये हमारा आपसी मसला है। इसमें हम, वो कहते हैं ना कि भाई बहन का झगड़ा, माँ बेटे का झगड़ा, घर का झगड़ा हम घर में निपटा लेंगे, बाहर वाले को आने नहीं देंगे। भाई, बाहर का अगर आदमी हिंदुस्तान की धरती पर अगर बाहर की जय करेगा, वो बर्दाश्त
कतई नहीं होगा, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। जिस हिंदुस्तान की मिट्टी में किसी ने जन्म लिया है या कोई भी हिंदुस्तान का एक नमक भी खा चुका है, वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल विधायक जी, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि भारत का किसी भी रूप में अपमान हो। लेकिन जितना गुस्सा आपको इस बात पे आया, उतना गुस्सा आपको इस बात पे नहीं आता कि 9 महीने से देश का अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर डटा हुआ, उनको आपकी सरकार में जगह जगह पीटा जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लाठियां चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है, आपके खुद के अधिकारी ये कहते हैं कि मारो लाठियां, तब आपका दिल नहीं पसीजता? देखिए, जो आप जिस मारो लाठियों का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो विषय आप करनाल का ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे एक सरल स्वभाव से बात कर रहा हूँ, इसमें आप मेरी जो लगाव है किसानों के साथ भी है, डेमोक्रेसी है। जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि हम किसी भी एमएलए को गांव में नहीं जाने देंगे, क्या हमें किसी के सुख दुख में जाने का अधिकार नहीं? आप हमें रोक सकते हो तो जलसा और ऐसा कार्य करने से रोक सकते हैं, बाकी किसी कार्य को नहीं रोकना चाहिए। आप भी तो उतनी ही तल की, किसान भी तो उतनी तल की अधिकार है। फिर भी कह रहा हूँ, वो हमारा किसान जो अन्नदाता है, मैं आज भी उनका रिगार्ड करता हूँ, और हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति वो उनका आदर सम्मान करता है जो अनाज खाता है। विधायक जी, लगता है आपकी अगर विधानसभा में अगर हम अन्नदाता वोटों की बात करें तो जींद को छोड़कर लगभग जो 70% के करीब आबादी है वो खेती करने वालों की है या खेती पर निर्भर रहने वालों की है। तो विधायक जी को नहीं लगता कि आने वाले समय में भी राजनीति करनी है, उनका साथ लेना है, उनका सहयोग करना है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके आंदोलन में कूद जाना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, मैं इस बात को मानता हूं कि वो हमारा अन्नदाता है, लेकिन दोनों सभ्य प्रकार से बैठकर बातचीत से ही हमेशा हल निकलता है। हम कभी कभी परिवार में बैठते हैं, बेटा 50 मांग रखता है, हम भी उसको कहते हैं कि भैया 10 मांग तेरी मांग ली, 10 छोटे बेटे की मान ली, मांग के इसको निपटाओ। हम अपने परिवार में भी तो बैठते हैं, क्या परिवार में कभी कभी ऐसी पोजीशनें नहीं आती? तब भी तो हम बैठ के हल निकालते हैं। कुछ अपनी मान ली, कुछ माँ बाप की मान ली और गाड़ी चल जाती। सारी तो माँ बाप के भी ना चलती, हरियाणा में तो कम से कम ना चलती, और सारी बच्चों को भी ना चलती। मिल मिला के बैठ के कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता है, और बैठ के ही हल निकलेगा। बिल्कुल। आप इस प्रकार से एक दूसरे को रोकेंगे, एक दूसरे को जाने आने नहीं देंगे, वो कहेंगे हम गाँव में नहीं आने देंगे, वो कहेंगे हम शहर में नहीं जाने देंगे, उससे क्या होगा? क्या उसका बैठ के हल निकाला। आप बैठे हैं, मैं आपकी कदर करता हूं कि आप अपने कार्य को लेकर बैठे हैं सड़कों पे, और सरकार भी बैठी है। सरकार ने भी कई बार बैठक करने का काम किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपकी सरकार के तो जो नेता हैं, आपने भी बयान दिया था, कृषि मंत्री का भी बयान आया कि ये तो दारू पीने के लिए जाते हैं, शिक्षा मंत्री का भी कहा कि फंडिंग है, और तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। आपने जो पहला शब्द कहा कि मैंने बयान दिया था, मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। आप देख सकते हैं, पहले तो आप यहाँ पे शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। आपने भी तो किसानों को लेकर तलखी, मैंने कब तलखी की? जब आपकी पंचायत हुई थी, पंचायत के अंदर उसका मैं आपको बताता हूँ कि मुझ पर आरोप लगाया गया कि मेरा भतीजा और मेरे बेटे ने बंदूक चलाने की, बंदूक दिखाने का काम किया। मैंने उस बात को साबित किया, ना तो ये मेरा बेटा है, ना मेरा भतीजा है। किसान भी इस बात को मान गए, ना ये मेरी घर की छत है, इस बात को भी मान गए। मैं कहीं पे गलत था ही नहीं। मैंने ये कहा कि किसानों की आड़ में कुछ शरारती तत्वों ने ये काम किया। उन्होंने कहा दी कोई शरारती तत्व हमारा ये नहीं है। मैंने वीडियोग्राफी। विधायक जी, सिर्फ एक बात बताइए, वो आपके हेजिटेशन में लोगों को बुलाने का काम कर रहा है, तो वो उस हेजिटेशन का हिस्सा तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप सिर्फ एक बात बताइए, जो लोग खटका टोल पर, आपके बिल्कुल नजदीक है खटका टोल पे जो लोग बैठे हैं, वो किसान है या नहीं? देखिए, जो व्यक्ति बैठा है, कुछ लोग कहेंगे कि पार्टी के रूप में बैठे। मैं कहता हूँ चाहे वो गलत व्यक्ति हैं जो किसानों की आड़ का सहारा ले रही है, ठीक व्यक्ति, मैं उनको ये कहता हूँ वो बैठे हैं, वो किसान ही है। किसान है ना, लेकिन उनको भी थोड़ा सा स्वभाव को ठंडा करना चाहिए। दोनों तरफ से अगर गुस्सा होगा, जिस घर में मियाँ बीबी दोनों क्रोधी होंगे तो घर नहीं बसता होता। कभी मियाँ ठंडा होगा, कभी बीबी ठंडी होगी, मिल मिला के गाड़ी चलती है और नैया पार हो जाती है। लेकिन विधायक जी, 9 महीने से परिवार आपका भी, दोपहर के बावजूद भी, कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी, बारिश के बावजूद भी 9 महीने से और इंतजार कितना, और समय का बांध। आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर किसान भी थोड़ा ठंडे हो जाए, ठंडे होके काम करें, बैठ के बातचीत करें, कोई ना कोई हल जरूर निकले। कुछ बातें किसानों की मानी जाएंगी, कुछ सरकार की मानी जाएगी, हल निकल जाएगा। जबकि सरकार ने ये कहा था कि हम इनको 2-3 साल के लिए इसको पेंडिंग कर देते, तब भी किसानों ने नहीं माना। मान जाना चाहिए था कि 2-3 साल के लिए पेंडिंग होगा, फिर 3 साल में तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी कभी आदमी के मन में, मान लीजिए यही सरकार आएगी, मोदी साहब ही आएंगे,
24 में भी, मतलब 2024 में 24 में कृष्णलाल मिड्डा को लगता है कि 2024 में मोदी सरकार आएगी। सुनिए, आप बात को सुनिए, आएंगे तो उसके बाद कोई जरूरी तो नहीं कि आज कोई कानून हमने बना दिया हम 24 के बाद उसको लागू करेंगे। हो सकता है तब तक विचारधारा बदल जाए, नहीं ये उचित नहीं है, इसको बंद करके कोई और कर दिया जाए। समय की इंतजार करनी चाहिए। विधायक जी, मैं तो देखिए विधायक जी, मैं एक इस बात नरम जानना धारा चाहेंगे, का क्योंकि जब नरम आप- धारा का व्यक्ति हूं, मैं तो ये कहता हूं कि हल नरमाई से निकलना निकल चाहिए। सकते हैं, गुस्से से कभी हल नहीं बिल्कुल। निकलता। विधायक जी, जब सरकार बनी थी तो विधानसभा के जब चुनाव थे 2019 के दौरान, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे वो ये कहते थे कि आप इनको विधायक नहीं बना रहे हैं बल्कि मंत्री बना रहे हैं। 2 साल का समय बीत गया। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री के पास जाते थे, उन्होंने आपकी नहीं सुनी, आपने उनसे दामन तोड़ लिया। उसके बाद एक बार आपने विज साहब का साथ लेना शुरू किया, फिर आपने वहां से भी बात बनती नहीं दिखी, अब एक बार फिर मुख्यमंत्री का साथ लेना। कब तक मंत्री का ताज कृष्णलाल मिड्डा के सर पे सज सकता? आप एक बात तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। ना मैं डॉक्टर हरिचंद मिड्डा का बेटा हूँ और स्वभाव से मैं रिश्ते बनाना जानता हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति के पास जाता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति का आदर सत्कार करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे विज साहब हो, चाहे वो दुष्यंत जी हो या कोई अन्य मंत्री हो, उनके पास अगर कोई कार्य है तो मैं जाता हूँ। अगर किसी समय मैं फ्री हूँ तो चाय पीने, जो भी मंत्री बैठा मिले उसी के यहाँ चाय पीने चला जाता हूँ। मतलब आपको मंत्री का इंतजार नहीं है? मेरे को मंत्री का 1% भी लालच नहीं है। 1% 0.1 भी। लेकिन विधायक आज जी, मैं- जींद की और जनता जो के साथ सवाल- धोखा हुआ है, क्योंकि वो- जींद की जनता वो ने आपको जवाब- इसलिए जिताया था कि आपको मंत्री बनाएंगे। जींद की जनता आपको मंत्री देखना चाहती थी, वो और जवाब- आपको विधायक वो छोड़ दिया। जवाब- और वो भी ऐसा विधायक जिसकी अधिकारी नहीं सुनते हैं। वो जवाब आप ऊपर मांगिए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा तो मेरे से जवाब लीजिए, जिन्होंने कहा वो जवाब उनसे मांगिए। मैं उसका जवाब उत्तरदायित्व नहीं हूं कि उसका जवाब मैं उत्तर दूं। वो जिन्होंने कहा उनसे उसका जवाब मांगिए। और रही बात इसकी कि मेरी नहीं चलती, मेरी बहुत ज्यादा चल रही है। जितनी चलनी चाहिए एक विधायक होने के नाते उससे ज्यादा चल रही है। मेरा काम, कौन सा काम मेरा रुक रहा है? मैं जिस काम के लिए कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो विज साहब हो या वो अन्य मंत्री से संबंधित हो, मेरे सभी काम होते हैं। तभी तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं। विधायक जी, आपकी गठबंधन सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? घोटालों को ध्यान में रख के मैं तो इस सरकार को 10 के 10 नंबर दे रहा हूँ। देखिए, घोटाला मतलब करने नंबर बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। घोटाला करने वाले भी व्यक्ति जो हैं, उनको भी दंडित करने का काम यही सरकार कर रही। इससे पहले अगर जिन्होंने घोटाले किए वो आपके सामने, जिन्होंने पेपर लीक किए या जिन्होंने आपका सिफारिशी में भर्ती कराए, अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो भी जाता था, सस्पेंड हो भी जाते थे, उन्हें भी बहाल करने का काम वो सरकार करती। विधायक जी, अंतिम प्रश्न, जींद की जनता को कब तक परेशानियों से निजात मिल जाएगी? मैं तो जींद की जनता से यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सकेगा। देखिए, मैं इस बात के लिए पूरा प्रयास करूंगा। मैं वचनबद्ध तो नहीं कहूंगा कि वचनबद्ध होना फिर भगवान को मुंह दिखाने की वो दिक्कत रहती है, क्योंकि मैं लेकिन ये कहूंगा कि जितनी उम्मीद जींद की जनता को मुझसे है, वो लड़ाई में चाहे विपक्ष में अपने पिता के साथ था, चाहे पक्ष में होते हुए मैं भी लड़ाई कर रहा हूँ और मैं जींद की जनता के लिए कर रहा हूँ। कभी आपने देखा किसी विधायक को कि सत्ता पक्ष का होता है वो इस तरह से जुझारू होकर लड़ता हो? आप तो प्रत्येक विधायक से मिलते हैं, किस लिए? क्योंकि मेरा जन्म जींद में हुआ और मेरा प्रयास है कि जींद की जनता का और जींद की मिट्टी का मैं कर्ज उतार सकूं। बस स्टैंड की शुरुआत की बात कही गई थी, क्या अभी जल्द शुरू होने जा रहा है? जी, बस स्टैंड। हाँ, बस स्टैंड का कार्य कल, मेरे को लगता है कल से या परसों से, वैसे तो 99% कल से ही उसकी जो पानी की समस्या थी उसके लिए ट्यूबवेल लगना प्रारंभ हो जाएगा। और इसके बाद में जो सर्विस लेन है वो भी बनेगी जल्दी से जल्दी, 1-1.5 महीने में ही ये शुरू हो जाएगा। जींद के जो तमाम फ्लाईओवर जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, कितने दिन में शुरू हो जाएंगे? 2 जो फ्लाईओवर है वो लगभग तैयार हो गए, उस पर मतलब कि साधन आने जाने प्रारंभ हो गए। एक जो आपका गुहाना रोड से यूनिवर्सिटी की तरफ उतरता है, उसका भी ऊपर का रेलवे ऊपर का कार्य पेंडिंग है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके बाद 3 ब्रिज प्रारंभ हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ये थे जींद से बीजेपी के विधायक के कृष्णलाल मिड्डा, जिन्होंने आज बिंदास हरियाणा के माध्यम से बेबाक तरीके से बताया कि उन्होंने जींद का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भले ही लोग उनको लेकर, उनकी सरकार को लेकर उंगलियां उठाते रहे, लेकिन इनका ये साफ तौर से कहना है कि मैं
भले ही सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन जींद की जनता को न्याय दिलाने के लिए, उनका विकास करवाने के लिए, उनको परेशानियों से निजात दिलाने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करता रहूंगा और अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलता रहूंगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जींद की जनता को कब परेशानियों से निजात मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।